बड़े घर की बेटी। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार थे। उनके दाता किसी समय बड़े धन धान्य से संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के बनाए हुए थे। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी अभी की आय 1000 वार्षिक से अधिक न थी। उनके 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में वो नौकर था। छोटा लड़का का नाम लाल बिहारी सिंह था, जो कि मोटा तगड़ा और सजीला जवान था। भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वह सवेरे उठकर पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी वेस्टर्न कल्चर मतलब पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वो चाहते थे कि अभी भी लोग जॉइंट फैमिली, जिसे कहते हैं सम्मिलित परिवार, में रहे। आज के ज़माने की लड़कियां उनके पक्ष में न थीं। वह श्रीकंठ को अपना दुश्मन समझती थी। स्वयं उनकी पत्नी को इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं उसे अपने सास ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि कुछ सहने पर भी परिवार के साथ गुजारा न हो सके तो आए दिन की कला जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा अच्छा है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। उनकी पत्नी का नाम था आनंदी। वह एक बहुत ही ऊंचे कुल की लड़की थी। आनंदी के पिता एक छोटी सी रियासत के बड़े जमींदार थे। विशाल भवन, 1 हाथी, 3 कुत्ते, मगर उन्होंने ढेर सारा कर्ज ले लिया था। पहले के जमींदार भी तो ऐसे ही किया करते थे। उनका नाम था भूप सिंह। बड़े उदारचित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करे। न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े, और न यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ सिंह, जिसने बीए की डिग्री प्राप्त की थी, उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रिझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ विवाह हो गया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ रंग ढंग कुछ और देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन में आदत पड़ी हुई थी, वह यहाँ नाम मात्र को भी नहीं था। हाथी घोड़ों का कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाघ कहाँ जहाँ वह सैर करती। मकान में खिड़कियाँ तक न थी, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। वह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े दिनों में अपने आप को इस नई परिस्थिति में ढाल लिया। एक दिन दोपहर के समय लाल बहादुर सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया। लाल बहादुर सिंह आनंदी का देवर है और अपनी भाभी से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी, बचत करना क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठे तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया है, इतनी जल्दी उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुछ पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह वह बावला हो गया। लाल बिहारी को अपनी भौजी पर बहुत गुस्सा आया। तिनक कर बोला, मैके में तो जैसे घी की नदी बहती हो। स्त्रियां गालियां सह लेती हैं,
मार भी सह लेती है, पर उससे मैके की निंदा नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख खा, वहाँ इतना घी तो नित्य नाई कहार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है जीभ खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया। बोली, वे होते तो आज इसका मजा चखा देते। अब अनपढ़ उच्चर लाल बिहारी से रहा ना गया। एक खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसकी गुमान पर फुली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया, पर उंगली में काफ़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते हुए पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री को पति के बल और पुरुषोत्तर पर घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना घटी थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही। न कुछ खाया न कुछ पिया, बस श्रीकंठ की बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वे नियमानुसार संध्या समय घर आए और कुछ बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होती रही। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुध न रहती थी। श्रीकंठ सिंह को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठ गई। एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी। बेनी माधव सिंह श्रीकंठ और लाल बिहारी के पिता है। हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी बोला, वे बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई गुमरी कहार नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यो ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी। ये हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ सिंह बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में ये क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की त्योरी चढ़ गई। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुम्हें यह आग लगाई है उसे पाऊँ तो मुंह झलस दूं। इतनी गर्मी क्यों होती है, बात तो कहो। क्या कहूँ, यह मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो एक गंवारा छोकरा जिसको चपरासीगिरी करने के भी शहूर नहीं, मुझे खड़ाऊ से मार कर अकड़ता है। सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इतनी पर वो मेरे मैके को भला बुरा कहने लगे। मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई कहार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर उस अन्यायी ने मुझको खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से न रोक लेती तो सिर फट जाता। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा वह सच है या झूठ? श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोले, यहाँ तक तो हो गया, उस छोकरे का साहस। आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही क्रोध आता था, पर स्त्रियों के आंसू पुरुषों को क्रोधाग्नि भड़काने में घी का काम करते हैं। रात भर करवट बदलते रहे। चिंता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, पिताजी, अब इस घर में मेरा निर्वाह ना होगा। इस तरह का विद्रोहपूर्ण बातें कहना पर श्रीकंठ सिंह ने कितनी ही बार अपने मित्रों के आड़े हाथों लिया था,
परंतु दुर्भाग्यवश आज उन्हें स्वयं ही अपनी बातों से मुंह फेरनी पड़ी। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ सिंह बोले, इसलिए कि मुझे भी अपनी प्रतिष्ठा का कुछ ख्याल है। आपके घर में सब अन्याय और हठ का प्रयोग हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरों का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्री पर खड़ाऊ और जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात तक ही चिंता नहीं, कोई एक दो कह ले वहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं मुंह न खोलूं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सिंह सदा उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इसी तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। श्रीकंठ सिंह ने उत्तर दिया, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं मेरी ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उद्धार दाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार असहनीय है। आप सच मानिए, मेरे लिए यह कुछ कम नहीं है कि लाल बहादुर को कुछ दंड नहीं दिया। बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बात और न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो। लेकिन लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। स्त्री के पीछे? जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के और कोई सज्जन वहां पर हुक्का चिल्लम लेकर बैठ गए, उनकी बातें सुनने के लिए और हंसी मजाक उड़ाने के लिए। दोनों पक्षों में बहुत लड़ाई हुई। गांव के कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो चाहते थे कि इनका परिवार टूट जाए। आज यह देखकर उनको बहुत खुशी हो रही थी। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस देशियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जी जो चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया। इलाहाबाद का अनुभवी रहित छल्लाया हुआ बीए ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। उसे समझ में नहीं आया कि सामने जो लोग बैठे हैं वो सच में इनके परिवार को तोड़ना चाहते हैं। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी, तो यह बात वो अपने परिवार में भी चला रहा था। अब वो कहने लगा, मैं लाल बिहारी के साथ अब किस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव सिंह ने पुचकारा, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उसे जो कुछ भूल हुई तुम उसे बड़े होने के नाते क्षमा कर दो। श्रीकंठ सिंह और भी आवेश में आ गया। बोले, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वही इस घर में रहेगा या तो मैं। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कर दीजिए, मैं अपना घर संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहाँ चाहे चला जाए, बस यही मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी वह लिहाज न करता था जितना बड़ा भाई का। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने जोश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक न था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर वह पछता रहा था। भाई के आने के एक दिन पहले ही उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं। मैं उनके सन्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें कठोरता की मूर्ति बने हुए पाया।
वह मूर्ख था, परंतु उसका मन चाहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ सिंह उसे अकेले में बुलाकर 2-4 कड़ी बात कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते, तो वह कदाचित उसे इतना दुख न होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा ना गया। वह रोता हुआ घर आया। कोठरी में जाकर कपड़े रखे, आंखें पोंछी, जिससे कोई यह ना समझे कि वह रो रहा था। उसके उपरांत वह आनंदी के द्वार पर आके बोला, भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। अब वो मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। जिस समय लाल बिहारी सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई ने देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतराकर निकल गए, मानो उसकी परछाई से भी दूर भागना चाहते हो। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत की थी, लेकिन अब मन में ही पछता रही थी। वह स्वभाव से बहुत दयालु थी। उसे इतना तनिक भी ध्यान न था कि इस बात इतनी बढ़ जाएगी कि परिवार भी अलग हो जाएगा। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि ये इतने गर्म क्यों होते हैं। जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया और वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाल बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ ने कहा, तो मैं क्या करूं? भीतर बुला लो। मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से झगड़ा उठाया। श्रीकंठ कहता है, मैं नहीं बुलाऊंगा। आनंदी बोली, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा न हो कि वह चल दे। श्रीकंठ सिंह न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भैया भाभी से मेरा प्रणाम कह दो। वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं अपना मुंह उन्हें न दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कह लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसको हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे मुड़कर देखा और आंखों में आंसू भर आए। मुझे जाने दो भाभी। कहाँ जा रहे हो? जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे। मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पर भी आगे मत बढ़ाना। जब तक मुझे यह न मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूँगा। श्रीकंठ सिंह का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोने लग गए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, अब कभी मत कहिएगा कि मैं तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए सर में कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेंगे तो ऐसा अवसर कभी न आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिससे यह वृत्तांत सुना, उन्हीं के इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सहारा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। दोस्तों, ये कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम परिवार को एकजुट रखने का और उनको तोड़ने का दोनों का ही साहस रखते हैं। बड़ा व्यक्ति अपने घर परिवार या हैसियत से नहीं, बल्कि अपने कार्य और व्यवहार से होता है। धन्यवाद।